प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम थायराइड ग्लैंड के बाद एक और छोटी ग्लैंड पैराथायरॉयड के बारे में पढ़ेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी जो दोनों पालियां होती है उसके अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाओं के रूप में स्थित होती है। ये संख्या के अंदर 4 होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड 2 जोड़ी में पाई जा रही है, थायराइड की दाईं और बाईं पाली के अंदर, तो टोटल ये संख्या में 4 है। इसकी जो उत्पत्ति होती है, जैसे पिट्यूटरी की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, ठीक इसी प्रकार से पैराथायरॉयड ग्लैंड की भी उत्पत्ति एंडोडर्मल ओरिजिन से होती है, यानी कि ये भ्रूण के एंडोडर्म नामक जनन स्तर से विकसित होती है। इसकी खोज रेनियोड नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसकी संरचना का वर्णन सैंडस्ट्रोम नामक वैज्ञानिक ने की थी। रैबिट के अंदर ये जैसे एक जोड़ी पाई जाती है, फ्रॉग के अंदर भी एक जोड़ी होती है, फिश के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड का अभाव होता है, मनुष्य के अंदर ये 0.01 से लेकर 0.03 ग्राम तक संरचना में पाई जाती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर यदि हम इसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर कुछ विशिष्ट सेल पाई जाती है। इन सेल को चीफ सेल कहते हैं। चीफ सेल 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। डी सेल जो कि एक्टिव होती है और कुछ कोशिकाएं इनएक्टिव होती है। डी सेल के द्वारा जो ये एक्टिव सेल्स होती है, जिस हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है उसको हम पैराथार्मोन कहते हैं, PTH। पैराथार्मोन हार्मोन का दूसरा नाम कॉलिप नाम के साइंटिस्ट के आधार पर कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। ये कॉलिप हार्मोन 84 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और दूसरी कोशिकाएं जो इसके अंदर होती है उसको अपन ऑक्सीफिल सेल्स कहते हैं। ऑक्सीफिल सेल्स के द्वारा कैल्सीफेरॉल, यानी कि ये जो कैल्सीफेरॉल होता है ये विटामिन डी होता है, और पैराथार्मोन हार्मोन के प्रेजेंस में ये कैल्सीफेरॉल 1,2,6 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है। वैसे उत्पत्ति के दृष्टि से भ्रूण में जब इसका विकास होता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड तीसरे और चौथे फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट से विकसित होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा स्रावित थायरोकैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक होता है, अर्थात ये उसके विपरीत कार्य करता है। जनरली जो ये PTH पैराथार्मोन होता है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। हमारे रुधिर के अंदर कैल्शियम का जो लेवल होता है, मात्रा होती है, वो 12 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। इस मात्रा का नियमन पैराथार्मोन हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है उसके द्वारा किया जाता है। कैल्शियम के साथ ये सीरम के अंदर फॉस्फेट की मात्रा को भी कम करता है। पैराथार्मोन हार्मोन जब रुधिर के अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है तो ये कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन उत्सर्जन यूरिन के अंदर होता है उसको कम करता है। इससे रुधिर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है और साथ ही साथ भोजन जो पचता है और उसके अंदर जो कैल्शियम आयंस होते हैं तो आंत्र के अंदर कैल्शियम आयनों के अवशोषण की दर को पैराथार्मोन बढ़ा देता है। इस प्रकार बॉडी के अंदर जो इनटेक प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज करता है और बॉडी के अंदर जो आउटगोइंग प्रोसेस होता है यूरिन के थ्रू उसको डिक्रीज करता है, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है। इस प्रकार पैराथार्मोन कैल्शियम के कंट्रोल बॉडी के अंदर करता है और इसकी एक नियत मात्रा को बनाए रखता है। जबकि
थायराइड हार्मोन के द्वारा स्रावित थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम करता है। इस प्रकार थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक यानी कि एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक हार्मोन कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर कम करता है, एक हार्मोन यानी कि पैराथार्मोन कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाता है। पैराथार्मोन के अतिस्त्रवण और पैराथार्मोन के अधिस्त्रवण से रोग हो जाते हैं। यदि पैराथार्मोन शरीर के अंदर कम स्रावित हो तो क्या होगा? यदि पैराथार्मोन ब्लड के अंदर कम होगा तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होगा वो गिर जाएगा सामान्य से। इस विशिष्ट अवस्था को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। बच्चों के अंदर यदि कैल्शियम की मात्रा, हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो उनके अंदर हड्डियाँ, मस्तिष्क, दांत आदि का समुचित विकास नहीं होगा, उनका इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। पक्षियों के अंदर पैराथार्मोन की मात्रा यदि कम हो तो उनके अंदर जो अंडे विकसित होते हैं उनके ऊपर बाहर कवच जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो बनता ही नहीं है, तो सेललेस एग्स बर्ड्स के अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसके साथ साथ जो फॉस्फेट्स का एक्सक्रीशन होता है वो कम हो जाता है और ब्लड के अंदर पैराथार्मोन की कमी से फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है। धीरे धीरे कैल्शियम की कमी के कारण से जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है तो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल यानी कि जो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ होती है उनमें संकुचन काल बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जो जबड़े होते हैं उनके अंदर लॉक लग जाता है, उसको लॉकिंग ऑफ जॉ कहते हैं। जबड़ों के अंदर लॉक लग जाना। सांस जो होता है उसके अंदर तेज़ आवाज़ आने लग जाती है क्योंकि संकुचन होता है मसल्स का, तो नॉइजी रेस्पिरेशन हो जाता है। यहाँ तक कि हमारी जो अंगुलियाँ होती हैं उनमें कार्डोपीडल स्पाज्म डेवलप हो जाता है, ऐंठन विकसित हो जाती है और ऐसे रोगी के अंदर सलाइवा का सीक्रेशन जो लार का स्त्रवण होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है और उसके मुंह से लार गिरती रहती है। इस प्रकार ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं और जब ऐच्छिक पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो इस विशिष्ट अवस्था को टिटेनी कहते हैं। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का एक लाक्षणिक लक्षण होता है ऐच्छिक पेशियों में प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे टिटेनी कहा जाता है। यदि पैराथायरॉयड हार्मोन का अतिस्त्रवण हो जाए तो अतिस्त्रवणों में भी कुछ अपसामान्यताएं विकसित हो जाती है जो कि निम्न है, यदि हम समझने की कोशिश करें। अत्यधिक स्त्रवण यदि हो जाए तो शरीर के अंदर जो कैल्शियम का अवशोषण इंटेस्टाइन में होता है वो बढ़ जाएगा और एक्सक्रीशन जो यूरिन के थ्रू एक कैल्शियम का होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जो सामान्य से अधिक स्तर कैल्शियम का रुधिर के अंदर हो जाता है। जब सामान्य से अधिक मात्रा में कैल्शियम रुधिर में हो जाता है तो इस असामान्य अवस्था को हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। बोन्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, वो बढ़ी हुई मात्रा ब्लड के अंदर डाली जाएगी। तो जब ब्लड में डाल दी जाएगी और बोन के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो बोन्स कमज़ोर हो जाती है। इस विशिष्ट अवस्था को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो हड्डियां का कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि बोन्स के अंदर कैल्शियम के सिस्ट बन जाते हैं, फाइब्रस सिस्ट हो जाता है। तो इस विशिष्ट अवस्था को ऑस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं। उसमें हड्डियां टूटने लग जाती है। यहाँ तक कि कैल्शियम की मात्रा जब रुधिर में बढ़ जाती है तो हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है, जैसे गॉल ब्लैडर और किडनी। तो उनमें उन अंगों में पथरी बनने की संभावना अधिक हो जाती है और बार बार इनमें पथरी बनने लगती है। तो कैल्शियम की अधिक मात्रा और फॉस्फेट के कम मात्रा होने के कारण से इनमें स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो इस विशिष्ट अवस्था को रिकलिंग हैंसन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस अवस्था में किडनी में फॉस्फेट का एक्सक्रीशन अधिक होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कैल्शियम मुलायम ऊतकों और अंगों के अंदर जमा होने लगता है और जो पॉसिबिलिटी होती है पथरी के निर्माण की इन अंगों में बढ़ जाती है।
इस प्रकार हाइपर और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के ये लक्षण होते हैं। तो हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, उसकी संरचना, उसके हार्मोन की प्रकृति, हार्मोन का कार्य और इसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। अगले व्याख्यान के अंदर हम फिर कोई अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थाइमस आदि के बारे में अध्ययन करेंगे।